दोस्तों नमस्कार। आईएएस हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग 70वीं बीपीएससी परीक्षा के लिए एमसीक्यू टेस्ट लेकर आ रहे थे और इस एमसीक्यू टेस्ट या एमसीक्यू सेट में हम लोग 20 प्रश्नों को डेली हल कर रहे थे और इससे अपनी समझ को और ज़्यादा विकसित कर रहे थे। बीपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा में कुल 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। इस 150 प्रश्न में से 10 प्रश्न मैथ्स और रीजनिंग के होते हैं। ठीक है, मैथ्स और रीजनिंग के ये 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। जिन लोगों को मैथ्स और रीजनिंग आता है उनके लिए तो ये बड़ा ही बेनिफिशियल पॉइंट हो जाता है कि वो 10 में 10 सवाल या 10 में 9 सवाल कर लेते हैं और वो लोगों से लीड ले लेते हैं। पर जिन लोगों को मैथ्स रीजनिंग नहीं आता है, जिनका बैकग्राउंड आर्ट्स बैकग्राउंड का है और वो मैथ्स रीजनिंग के साथ सहज नहीं रहते हैं, उन्हें यहाँ पे दिक्कत आती है। तो यहाँ पे इसी कारण से मैं आज से 69th बीपीएससी से शुरू करके 68, 67, 66 ऐसे पीछे जाते हुए 10 प्रश्नों को हल करूँगा और ये प्रश्न मैं यहाँ पे डिटेल से हल करने जा रहा हूँ ताकि आप लोगों की एक समझ विकसित हो जाए। और दूसरी बात ये कि सवाल का जो पैटर्न है ना, वो मोटा मोटी हर एक साल एक जैसा ही रहता है। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो रिपीट भी हो जाते हैं, तो आप यदि इसे हल किए रहेंगे तो आप वहाँ पे थोड़ा सहज हो जाएंगे। और यदि आप 10 में 10 छोड़ दीजिए पर 6 या 7 सवाल भी बना लेते हैं सही तो आप भी ज़्यादा आपको 8 साइड में मेहनत करने की ज़रूरत नहीं रहेगी और आप यहाँ इस वजह से मैथ्स और रीजनिंग की वजह से नहीं पिछड़ेंगे। आइए हम लोग शुरू करते हैं एक एक प्रश्न से। देखिए, ये 69th बीपीएससी का प्रश्न है। ठीक है, पहला प्रश्न क्या दिया गया है कि दिए गए विकल्पों में लुप्त संख्या को चुनिए। अब देखिए, ये प्रश्न 68th में भी पूछा गया था, मैं बता दूं, और सेम टू सेम 69th में भी पूछ लिया गया। ये बताने का मतलब क्या है? ये बताने का मतलब ये है कि आप लोग कुछ भी कीजिए, PYQ ज़रूर सॉल्व कीजिए। ऐसे ही एक बत्तख मियाँ वाला सवाल था, वो सेम टू सेम रिपीट कर दिया गया। 68th और 69th में लगभग 5 प्रश्न ऐसे थे जो सेम टू सेम रिपीट हुए। ठीक है, तो आप लोग PYQ ज़रूर लगाइए, कम से कम पिछले 10 वर्षों का। आइए शुरू करते हैं। ऐसा कोई प्रश्न आता है तो इसमें क्या करना है? हम जोड़, घटाव, गुणा, भाग, वर्ग सब लेकर देखेंगे, इधर उधर जोड़ेंगे। यदि कुछ समझ में आ रहा है तो ऐसे प्रश्नों को बनाएंगे, नहीं समझ में आ रहा है तो हम स्किप कर जाएंगे और आगे बनाएंगे। लास्ट में जब समय बचेगा तो फिर ऐसे प्रश्नों को हल करेंगे। इसके पीछे का तर्क क्या है? इसके पीछे का तर्क ये है कि ऐसे प्रश्न काफ़ी इंटरेस्टिंग होते हैं और जब आप इसको बनाने लगिएगा ना तो भले ही न बने, आपको मज़ा आने लगेगा और आपका ईगो क्लैश करने लगेगा उस समय कि अरे ये सवाल मुझसे क्यों नहीं बन रहा है, ये तो मुझसे बनना ही चाहिए। और इस चक्कर में 5 मिनट, 4 मिनट और 6 मिनट समय कैसे बीत जाएगा वो पता ही नहीं चलेगा। आइए शुरू करते हैं। तो ये पहला देखते हैं। पहला क्या है? हम पहला में से तीसरा को घटाएंगे, यानी कि 44 माइनस 37 कितना आ गया? 7 आ गया। ऐसे ही इसमें भी कर लेते हैं। 52 माइनस 41। ठीक है, 52 माइनस 41 कितना आ गया? 11 आ गया। अब ये देखते हैं, 58 माइनस 53 ये क्या आ गया? 5 आ गया। अब ये 7, 11 और 5 आया। अब इसमें यदि हम 7 से गुना करते हैं तीनों में तो देखिए तो बीच वाला नंबर आ रहा है। 7 से गुना करते हैं तो 7 सते 49 यहाँ पे आ गया हमारा। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे देखिए तीसरा में बीच वाले में तो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो बीच वाले का तो अभी हमें पता ही नहीं है। अब इस 5 को 7 से गुना करते हैं तो 7 पचे कितना होता है? 35। ये 35 यहाँ पे आ गया है। ठीक है, यानी कि यही पैटर्न फॉलो हो रहा है कि पहले में से तीसरे को घटाना है और फिर उसे 7 से गुणा करना है। ठीक है, तो दूसरे में जब 52 में से 41 घटाए थे तो हमारे पास 11 आया था। 11 को जब हम 7 से गुना करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 77। ठीक है, तो हमारा उत्तर क्या हो गया? हमारा उत्तर डी हो गया। आइए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। ऐसे प्रश्न सीसेट के परीक्षा में, यूपीएससी में और यूपीपीसीएस में भी पूछे जाते हैं। तो इसीलिए यदि आप लोग साथ में यूपीएससी और यूपीपीसीएस भी दे रहे हैं तो इन प्रश्नों को हल ज़रूर करें, इससे आपको वहाँ भी फ़ायदा होगा। आइए प्रश्न को पढ़ते हैं।
दिए गए कथन और निष्कर्ष को ध्यानपूर्वक पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा से निष्कर्ष तार्किक रूप से कथन के अनुसार है, विचार कीजिए। पहला कथन क्या है? किसी एक दिवसीय क्रिकेट मैच में टीम ने कुल 200 रन बनाए, जिसमें से 160 रन स्पिनरों द्वारा बनाया गया। बस इतनी बात ही कही गई है। अब निष्कर्ष क्या आ रहा है? निष्कर्ष आ रहा है टीम के 80% खिलाड़ी स्पिनर थे। ठीक है, कथन में ऐसी कोई बात नहीं कही जा रही है। 200 रन का 160 रन 80% होता है, ये सही बात है। और ये 160 रन किसने बनाया है? तो स्पिनरों ने बनाया है। ठीक है, लेकिन स्पिनर मान लीजिए कोई 2 ही स्पिनर होगा जिसने 160 रन बना दिया होगा, 3 ही होगा, 4 ही होगा, या कोई सिंगल एक ही स्पिनर 160 रन बना दिया होगा। ऐसा कहीं भी नहीं दिया गया है कि टीम के 80% खिलाड़ी स्पिनर थे। ठीक है, और ऐसे भी टीम जो है, क्रिकेट की टीम 11 प्लेयर की होती है, और 11 का जब 80% निकालिएगा तो ये होगा 8.8। ठीक है, तो कोई भी खिलाड़ी दशमलव में हो सकता है क्या? हाथ पैर काट कर तो किसी खिलाड़ी को लेना नहीं है। तो ऐसे ही ये स्टेटमेंट क्या है? गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट दिया हुआ है कि ओपनिंग बल्लेबाज स्पिनर थे। कथन में इसके बारे में भी कुछ भी नहीं कहा गया है, तो ये भी गलत हो गया। ऐसे प्रश्नों में कथन में जितनी बातें कही गई है, हमें उसे ही सही मानकर सवाल को हल करना है। कथन में ये कहा गया है कि 80% रन स्पिनर के द्वारा बनाया गया, पर यह कभी भी नहीं कहा गया है कि 80% खिलाड़ी स्पिनर थे। तो यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ दोनों, न तो एक और न ही दो कथन का अनुसरण करता है। हमारा आंसर बी हो गया है। ठीक है, ये कुछ टाइपिंग मिस्टेक है, इस पर ध्यान नहीं दीजिएगा। तो ये आप समझ गए होइएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, एक कूट भाषा में ग्रेट को, अब देखिए यहाँ लिख लेते हैं हम, GREAT, ग्रेट को क्या लिखा गया है? 7, 18, 22, 26, 20। ठीक है, अब आप कहिएगा कि आपने ऐसे तोड़ के क्यों लिख लिया? क्योंकि मुझे तो उत्तर पता है, मैं समझ चुका हूँ कि ये क्या कहना चाह रहा है। यहाँ जो भी भाषा में ग्रेट के लिए GREAT के लिए जो यूज किया गया है नंबर, वो नंबर क्रम से यूज किया गया है, पर कहीं पे सीधा क्रम यूज किया गया है, कहीं पे उल्टा क्रम यूज किया गया है। जैसे जी का वैल्यू क्या होता है? आप लोगों को याद होगा EJOTY। जब मैं CSET पढ़ा रहा था तो उस समय मैंने ये बताया था, EJOTY मतलब 5, 10, 15, 20 और 25, Y के लिए 25 है। ठीक है, तो E 5 है, E के बाद क्या होता है? FG, G के लिए 7 आ गया सीधे क्रम में। R के लिए देखते हैं, O का 15 है, P 16, Q 17, R 18, तो ये R 18 पे हो गया, ये सीधे क्रम में चल रहा है। अब E का वैल्यू तो हम जानते हैं 5 सीधे क्रम में। उल्टे क्रम में निकालने के लिए क्या करना होता था? उल्टे क्रम में निकालने के लिए 27 में से सीधे क्रम का वैल्यू घटा देते थे, तो जो आता था वो उल्टा क्रम हो जाता था। तो ये उल्टा क्रम में 22 हो गया। A 1 होता है, उल्टा क्रम में क्या होगा? 27 - 1, यानी कि ये 26 हो गया। T का वैल्यू तो हमने देख लिया है यहाँ पे कि T का वैल्यू 20 है, तो ये फिर सीधा क्रम में हो गया। तो ये फाइनल है कि क्रम जो है सीधा या उल्टा ही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा है। किसके लिए सीधा और किसके लिए उल्टा यूज किया जा रहा है, ये स्पष्ट नहीं है। अब जैसे अगला में देख लेते हैं। अगला क्या है? मॉन्क, MONK, मॉन्क। मॉन्क के लिए 13, 12, 14, 11। अब देखिए EJ के बाद KLM, M का 13 ये सीधे क्रम में है। O का 12, O का वैल्यू क्या होता है? 15 होता है सीधे क्रम में। उल्टे क्रम में क्या होगा? 27 - 15 यानी कि 12, तो O का वैल्यू यहाँ पे आ गया 12। ऐसे ही N के लिए क्या होगा वैल्यू? सीधे क्रम में 14 होगा। K का वैल्यू सीधे क्रम में 11 होगा। तो किसी को भी सीधा ले लिया जा रहा है और किसी को भी उल्टा ले लिया जा रहा है। यहाँ पे ये बात हो गई स्पष्ट। अब हम अपने प्रश्न पे आ जाते हैं। प्रश्न में क्या है? विगरस, इसके लिए लिख लीजिए VIGOROUS।
ROUS। अब V के लिए या तो सीधा क्रम लिया जाएगा या उल्टा क्रम लिया जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पहला जो है 22, 21, 22, 21 लिया गया है, मतलब उल्टा क्रम तो नहीं लिया जाएगा। उल्टा क्रम में तो इसका कम वैल्यू आएगा। सीधे क्रम में क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं कि T का वैल्यू 20 होता है, STUV, V का वैल्यू कितना हो गया, 22 हो गया। जैसे ही ये 22 ले लिए, 21 वाला ये 2 समाप्त हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आई का क्या होता है, ई के बाद देखिएगा FGHI। आई का वैल्यू होता है सीधे क्रम में 9। 9 कहीं पे दिया गया है, नहीं दिया गया है, तो हम ले लेंगे उल्टे क्रम में। उल्टे क्रम में क्या होता है, 27 - 9 यानी कि 18। तो 18 यहाँ भी है, 18 यहाँ भी है। तो अब पूरा सवाल हमें नहीं बनाना है यहाँ पे, आप लोग अपने प्रैक्टिस के लिए भले ही बनाइएगा, हमें तो आंसर निकालना है वहाँ पे और समय बचा के निकालना है। तो हम सीधे लास्ट में आ जाएंगे। लास्ट में यहाँ पे 20 है और यहाँ 19 है, तो दोनों अलग अलग है, इसको चेक कर लेंगे, पता चल जाएगा। लास्ट हमारा है एस का वैल्यू कितना होता है, एस का वैल्यू होता है 19। तो एस का वैल्यू जैसे ही 19 आया, ये हमारा उत्तर सी हो गया। अब ये बीच वाला क्रम में आप कमेंट करके हमें बताइएगा कि GOROU का वैल्यू आपको क्या क्या आ रहा है, ठीक है। आइए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित समूहों में से बेजोड़ को खोजिए। अब देखिए ये 4 समूह दिया हुआ है, ठीक है। इस 4 समूह में कौन सा डिफरेंट है वो हमें मिलाना है। तो सबसे पहले देखिए कोई पैटर्न फॉलो हो रहा होगा। पैटर्न को चेक करने के लिए देखना है जोड़ के घटा के कि क्या क्या हो रहा है। तो Q से W जब हम जाएंगे तो क्या क्या आता है, Q के बाद आएगा RSTUVW, 6 आ रहा है। Q और W के बीच में 6 आ रहा है। जब W से Z जाएंगे तो क्या क्या आएगा, XYZ, 3 आ गया। Z से B जाएंगे तो A और B, 2 आ गया। अब ये एक पैटर्न हुआ। अगला जिसमें ये पैटर्न फॉलो नहीं होगा वही बेजोड़ हो जाएगा, वही सबसे डिफरेंट हो जाएगा। अब B से H जाना है तो देखिए CDEFGH, 6 आ गया, 6 आ गया। H से K जाते हैं, IJK, 3 आ गया। K के बाद LM, 2 आ गया, यानी ये दोनों मैच कर रहा है। अब इस पे आते हैं, इस पे आएंगे तो W से C जाना है, तो W के बाद क्या होता है, XYZ ABC, ये 6 आ गया। अब C के बाद G जाना है तो क्या होगा, DEFG, यानी यहाँ पे ये 4 आ गया। C और G के बीच में DEFG, 4 आ गया। जबकि औरों में क्या हो रहा था, औरों में ये आ रहा था 3, ठीक है। तो हमारा बेजोड़ उत्तर क्या हो गया, हमारा बेजोड़ ये हो गया WCGJ, यही जो है सो डिफरेंट है। अब आप इसको भी चेक कीजिएगा, सेम आ जाएगा, कहीं पे कोई डिफरेंट नहीं आएगा, 6 3 2 वाला ही। मैं चेक करके बता ही देता हूँ। M के बाद क्या होगा, MNOPQRS, 6 आ गया। S के बाद TUV, 3 आ गया। V के बाद क्या होगा, WX, 2 आ गया। तो ये भी मैच कर गया। तो जहाँ पे WCGJ होगा, ये पहला A, यही हमारा उत्तर हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या है, एक कंपनी की 4 शाखाएं हैं, M, N, O और P। 4 शाखाएं MNOP पर स्थित है। MN के उत्तर में 4 किलोमीटर है। हम सब लोग जानते हैं कि किसी भी पेपर पे ऊपर के साइड को उत्तर बोलते हैं, नीचे साउथ दक्षिण, दाहिने साइड को पूरब और बाएं साइड को पश्चिम, ठीक है। अब ये जो है बोला जा रहा है कि MN के उत्तर में 4 किलोमीटर है, तो इस पॉइंट को हम मान लेते हैं N। तो इसके उत्तर में यानी यहाँ पे ये आ गया M। ये जो दूरी है, ये दूरी है 4 किलोमीटर, ठीक है। अब PO के दक्षिण में 2 किलोमीटर की दूरी पे है। अब देखिए हमारा लाइन अभी M और N तक चल रहा है। P और O के बीच में तो संबंध है, लेकिन P और O कहीं भी यहाँ तक में
यहाँ तक में m और n से कनेक्ट नहीं हो रहा है। तो इस लाइन को अभी, इस स्टेटमेंट को हम रोक देते हैं और आगे पढ़ते हैं। आगे पढ़ेंगे तो आएगा कि NO से 1 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में है। अब देखिए यहाँ पे तो N का पॉइंट हमें पता है, ये O से दक्षिण पूर्व में है। तो यदि हम O को यहाँ पे कहीं पे रखते हैं, ये O हो गया, तो ये O से देखिए ये साइड पूरब है और इधर वाला साइड पूरब है और इधर वाला साइड दक्षिण है, तो ये दक्षिण पूर्व हो गया। तो ये जैसे ही दक्षिण पूर्व हुआ, ये दूरी कितनी हो गई, 1 किलोमीटर की दूरी ये भी हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे O मिल गया है। अब ये देखिए PO से दक्षिण में 2 किलोमीटर की दूरी पे है। तो अब हम यहाँ से आ जाते हैं P पे। O से दक्षिण में P हो गया, ये पूरी दूरी जो है, ये पूरी दूरी 2 किलोमीटर की है। क्लियर हो गया। अब हमसे सवाल पूछ रहा है कि M और P के बीच की दूरी कितने किलोमीटर है। तो M और P आप देखिए, यहाँ से यदि हम ऐसे करके इसे मिलाएंगे तो ये M और P हो जाएगा। यही दूरी हमसे पूछा जा रहा है। अब इसको कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम हम लोग जानते हैं। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे यहाँ पे। ये देख लीजिए, एक तो ये पाइथागोरस थ्योरम का हमारा सिस्टम है। ठीक है, ये दूरी 1 किलोमीटर दिया हुआ है। इसे थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं, इसे आगे बढ़ा के यहाँ मिला लेते हैं, इसे यहाँ मिला लेते हैं। अब ये इसे मिला लेते हैं ऐसे। ठीक है, अब ये दूरी जो है, ये दूरी 1 किलोमीटर हमें पता है। इस दूरी को हम A मान लेते हैं और इस दूरी को भी A मान लेते हैं। दोनों को A ही क्यों माने हैं, क्योंकि ये दिया हुआ है कि O से जब N की तरफ जा रहे हैं तो ये दक्षिण पूर्व दिशा में है, मतलब ये 45 डिग्री का कोण है। और जब 45 डिग्री का कोण होता है तो ये दोनों बराबर हो जाते हैं। तो जब बराबर हो जाएगा तो यहाँ पे अब हम लिख सकते हैं A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगा दिए। तो 2A स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर, A स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 और A इज इक्वल टू 1/√2। ये वैल्यू हम अपने पास रख लेते हैं। अब देखिए कि ये पूरी दूरी 2 किलोमीटर है और ये A है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, ये दूरी हो जाएगी 2 - A। ठीक है, तो ये इधर भी कितना हो जाएगा, 2 - A। कहीं कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होगा। अब हम इस पॉइंट को R मान लेते हैं। ठीक है, तो अब पाइथागोरस थ्योरम से PM स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस RM स्क्वायर लिख सकते हैं। और यही PM स्क्वायर तो हमें निकालना है, यही पाइथागोरस थ्योरम होता है। अब PR स्क्वायर देखिए, यहाँ पे ये A है तो PR स्क्वायर यहाँ भी, PR भी ये A हो जाएगा। अब वैल्यू पुट करते चलते हैं, तो PR स्क्वायर के जगह हम लिख देते हैं A स्क्वायर। RM स्क्वायर लिखना है तो RM स्क्वायर कितना हो जाएगा, देखिए M से N 4 किलोमीटर है, N से R 2 - A किलोमीटर है। तो ये टोटल हो जाएगा 4 + 2 - A का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, A स्क्वायर प्लस 6 - A का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। देखिए ये फिगर अब आप लोग समझ गए होइएगा, और यहाँ पे इसे मैं मिटा देता हूँ जगह बनाने के लिए। सिर्फ A का वैल्यू रखता हूँ कि A का वैल्यू क्या है, 1/√2। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, अब A स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36 प्लस A स्क्वायर माइनस 12A। अब इसको साथ में लिखेंगे तो ये आएगा 2A स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12A। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए तो 2A स्क्वायर का वैल्यू डाल देंगे। A का वैल्यू 1/√2 है तो A स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 1/2 प्लस 36 माइनस 12/√2। ठीक है, यहाँ आगे लिख लेते हैं आगे की चीज़ों को। ये 2 से 2 कट गया तो ये हो गया 1 + 36 यानी 37। ठीक है, यहाँ पे 12√2 को ऊपर नीचे √2 से गुना कर लीजिए। ठीक है, इसका फ़ायदा ये होगा कि ये हो गया 37 माइनस 12√2/2। अब 2 से ये 6 कट जाएगा तो ये कितना हुआ, 37 माइनस 6√2। ठीक है, √2 का वैल्यू 1.4 मान लेते हैं, ऑलमोस्ट लगभग इतना ही होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 37 माइनस 6 × 1.4। 1.4 मतलब 14 छक
84, 8.4 ये आया। तो 37 माइनस 8.4 ये कितना हो जाएगा? 37 माइनस 8.4 को हम लिखेंगे तो ये आएगा 27.6। अब ठीक है, तो हमारे पास आया, हमारे पास यहाँ पे लिखता हूँ आया PM स्क्वायर इज इक्वल टू 27.6। ठीक है, तो PM क्या हो जाएगा? PM हो जाएगा √27.6। अब आपको बैठ के 27.6 का वैल्यू नहीं निकालना है, अब आपको ऑप्शन देखना है। आपको पता है कि 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो ये 5.34 जो है यही 27.6 के आसपास पहुँचेगा। ठीक है, तो यहाँ हमारा उत्तर C हो जाएगा। पहला क्या है? 6.74। जैसे ही इसको निकालेंगे तो 36 से बड़ा हो जाएगा, क्योंकि 6 का स्क्वायर ही 36 होता है, तो ये बड़ा हो गया। 28.5 का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो हमारा उत्तर C हो गया। अब देखिए, इस सवाल को बनाने में आपको 2-3 मिनट समय लग गया, लेकिन यदि आपने शुरुआत में फिगर बना लिया, ठीक है, फिगर यदि आपसे बन गया तो 2-3 मिनट समय देकर भी एक सवाल बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ऐसे सवाल भी आएंगे जो आधा मिनट में ही बन जाता है या 10 सेकेंड में भी बन जाता है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। ये एक आसान प्रश्न है, इसको देखते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में गेम, GAME, गेम को लिखा जाता है $+% ठीक है। इसी भाषा में बेड, माफ़ कीजिएगा, EAD को लिखा जाता है %% प्लस गुना। ठीक है, तो इस भाषा में मेड को क्या लिखा जाएगा? ठीक है, मेड को क्या लिखा जाएगा? कुछ भी नहीं करना है, सीधे उठा के डाल लेना है। M कहाँ पे आ रहा है? M यहाँ आ रहा है। M के लिए यहाँ पे स्टार हो गया। ठीक है, A के लिए क्या है? A के लिए साइन है प्लस। देखिए, A के लिए यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, मतलब सेम चीज़ उठाना है, तो ये हो गया प्लस। D के लिए क्या है? D के लिए है गुना। और E के लिए क्या है? E के लिए है %। तो यही हमारा उत्तर हो गया। अब देखिए कहाँ पे आ रहा है? ये स्टार प्लस गुना %, यानी कि A हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, Q पूर्व की ओर यात्रा करता है। अब ये फाइनल हो गया कि इस पॉइंट से ये Q जा रहा है पूर्व की ओर, M उत्तर की ओर यात्रा करता है। ये भी तय हो गया कि M इधर यात्रा कर रहा है उत्तर की ओर। S और T विपरीत दिशाओं में यात्रा करते हैं। ठीक है, अब S और T जो है ये अभी तक Q और M से कनेक्ट नहीं हुआ है, पिछले प्रश्न में भी मैंने समझाया था, तो हम इस स्टेटमेंट को फिलहाल अभी होल्ड पे रखते हैं। अगला लाइन पढ़ते हैं, T Q के दाई ओर यात्रा करता है। तो Q यहाँ पे है, Q के दाई ओर कौन सा होगा? नीचे की ओर, इधर। तो ये जो है सो इधर कौन यात्रा कर रहा है? T यात्रा कर रहा है। ये पता अब चल गया। और अब इस स्टेटमेंट पे आइए कि S और T विपरीत दिशा में यात्रा करते हैं। तो जब T नीचे यानी दक्षिण की दिशा में यात्रा कर रहा है तो S जो है वो उत्तर की दिशा में यात्रा करेगा। ठीक है, अब प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा निश्चित रूप से सत्य है? तो अब देखिए, T उत्तर की ओर यात्रा करता है, ये एक पॉइंट दिया गया है। हमने यहाँ क्या देखा है कि T दक्षिण की ओर यात्रा कर रहा है, यानी ये गलत हो गया। M और S एक ही दिशा में यात्रा करते हैं। तो देखिए M उत्तर में और S भी उत्तर दिशा में यात्रा कर रहे हैं, यानी ये स्टेटमेंट निश्चित रूप से सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, M और S विपरीत दिशा में यात्रा करते हैं, ये तो गलत हो गया। S पश्चिम की ओर यात्रा करता है, नहीं, S तो उत्तर की ओर यात्रा कर रहा है, तो ये भी गलत हो गया। तो आपने यदि एक बार ये डायग्राम बना लिया तो फिर आसान हो जाएगा। आपको बस ये ध्यान में रखना है कि कभी भी पेपर में ऊपर में नॉर्थ, नीचे साउथ, राइट में ईस्ट और लेफ्ट में वेस्ट होता है। ठीक है, ये बात जैसे ही आप ध्यान में रखिएगा, आप आराम से कैसा भी कोई भी डायरेक्शन दिया रहेगा आप उसे आराम से बना लीजिएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति रमेश जिसके पास 100 वर्ग गज भूमि का एक प्लॉट है, ये रमेश है, इसके पास ये 100 गज भूमि हो गया। वह अपने पड़ोसी सुरेश
जिसके पास भी 100 गज, इसके सुरेश के पास भी 100 गज भूमि है, से 10% अधिक प्राप्त करके अपने भूमि का प्लॉट बढ़ाता है। अब 100 का 10% निकालना है तो ये तो बहुत आसान होता है, सब लोग जानते हैं कि 100 का 10% 10 होता है। ये सुरेश से ही वो भूमि खरीदता है, तो अब रमेश का भूमि कितना हो जाएगा 110 और सुरेश का भूमि हो जाएगा 90। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 2 साल बाद वह कुल प्लॉट का, वह की बात है मतलब रमेश की बात हो रही है, वह कुल प्लॉट का 10% पड़ोसी को वापस बेच देता है। अब इसके पास कुल प्लॉट है 110 वर्ग गज भूमि। अब 110 का 10% कितना होता है तो 11 होता है। ये वापस सुरेश को बेच देता है, तो इसके पास अब कितना बच गया, इसके पास बच गया 99 वर्ग भूमि। ठीक है, वर्ग गज। और इसके पास कितना हो जाएगा 90 + 11 यानी कि 101 वर्ग गज। ठीक है, अब आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो सवाल है, पहला स्टेटमेंट है, मतलब पहला ऑप्शन है रमेश की भूमि सुरेश से अधिक है। नहीं, रमेश की भूमि तो 99 है, सुरेश की भूमि 101 है, गलत हो गया। सुरेश की भूमि रमेश से अधिक है, ये बिल्कुल सही हो गया। तो हमारा उत्तर यहाँ पे बी हो गया। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से बेजोड़ युग्म चुनिए। इसमें कुछ भी नहीं करना है, यदि आप जान रहे हैं तो ठीक है, मिलिनरी टोपिया यही बेजोड़ है। यदि नहीं जान रहे हैं तो ऐसे प्रश्न को छोड़ दीजिए। ये ईगो पे कभी मत लीजिए कि मैं 10 में से एक सवाल कैसे नहीं बना पा रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है कि यदि आप 61-62% यही कट ऑफ रहता है मोटा मोटी बीपीएससी का, तो आप यदि 10 में एक सवाल छोड़ भी देते हैं, यदि नहीं पता है तो ऐसा कोई दिक्कत की बात ऐसी कोई है नहीं। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। अब ये प्रश्न चिन्ह के स्थान पे निकालना है, तो देखिए क्रम आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो हम दूसरे में से पहले को घटा के पहले देखना शुरू करते हैं। तो 156 में से 132 को घटाना है, तो 156 में से 132 घटाइए, कितना बचा 42 52 24 बच गया। ठीक है, आगे अब देखते हैं। एक तो अभी ये क्वेश्चन मार्क वाले के लिए जगह छोड़ देते हैं। आगे देखते हैं। 240 में से 210 घटाइए, ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 30 आ रहा है। ठीक है, अब अगला क्या है, 272 में से 240 घटाइए, तो ये आ रहा है 32। तो अब जो यहाँ पे संख्या है ना, वो 26 और 28 लाए, ऐसा संख्या लाना है। तो हम 156 में 26 जोड़ लेते हैं ना, अपने आप हमारा उत्तर आ जाएगा। क्या होता है 6 6 12 5 2 7 1 8 और 1 182। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे 182 डालेंगे तो ये आ जाएगा 182 माइनस 156, ये आ गया 26, और यहाँ डालिए 210 माइनस 182, तो ये आ गया 28। तो हमारा उत्तर यहाँ पे हो गया 182। जानबूझकर इस 10 प्रश्न को बनाने में लगभग आधा घंटा समय दिया गया है, ताकि आप लोग एक समझ विकसित कर सके, और जब एग्जामिनेशन हॉल में जाए तो आप कुछ सवाल अपने लिए ज़रूर ढूंढ पाए, जो सवाल आपने पहले पढ़ रखा है, और उस सवाल को निश्चित रूप से सही कर पाए। उम्मीद करता हूँ मेरी ये इनिशिएटिव जो है वो आप लोगों को पसंद आ रही होगी। यदि इससे आप लोगों को कुछ भी फ़ायदा हो रहा है तो वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में ज़रूर शेयर करें और लाइक करें, और कमेंट करके बताएं यदि कोई डाउट है तो। धन्यवाद।